लोकसभा चुनाव का जो आखिरी चरण था यानी कि 7वां चरण के वोट जो है वह अब पड़ चुके हैं और वोट पड़ने के साथ ही आप तमाम मीडिया चैनल या कहें देश भर के जितने मीडिया चैनल हैं, चाहे वह नेशनल मीडिया चैनल हो या जो आपका राज्य स्तरीय चैनल मीडिया स्तर हो या जो भी इंटरनेशनल मीडिया जो कि भारत के चुनाव पर नज़र रखती है, जो कि चुनाव पर नज़र रख रही थी कि अगली सरकार जो है वह किसकी बनेगी और इस सरकार में किस पार्टी को बहुमत मिलेगी, या जैसा कि अभी भारत में आप सब लोग जान रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, यहाँ पर आपका एनडीए वर्सेस जो आपका इंडिया अलायंस है या कहे इंडिया अलायंस जो है वह के बीच में मुकाबला है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी क्षेत्र में किसी किसी सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं वह भी मुकाबला जो है वह त्रिकोणीय कर दिया है। तो खैर देश भर के सीटों पर तो आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड की जो 14 लोकसभा सीटें हैं उस पर आज चर्चा करेंगे और वह 14 लोकसभा सीटों के बारे में आप चाहें तो इसे आप के प्री पोल कह सकते हैं या इसे आप एग्जिट पोल कर सकते हैं या आप इसे विश्लेषण के तौर पर भी देख सकते हैं। आप अपने अनुसार जैसा लगे वैसा आप इसे देख और समझ सकते हैं। क्योंकि झारखंड के जो 14 लोकसभा सीटों के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ वह सब सीटों पर मैं इस लोकसभा चुनाव में फिजिकली तौर पे घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ और वहाँ के लोगों का प्रतिक्रिया भी लिया हूँ और उसी प्रतिक्रिया के अनुसार और जितने लोगों से मैंने मिला है, जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उसी बातचीत के आधार पर आज मैं अपना वक्तव्य जो है और या कहे कि या मैं अपना पर्सनल विश्लेषण या कहे कि प्री पोल एग्जिट पोल या जो भी आप कहें वह मैं आपके सामने या आप मेरा विचार भी इसे आप कह सकते हैं वह मैं आपके सामने रख रहा हूं कि झारखंड के जो 14 लोकसभा सीट है उनका नतीजा क्या होगा। और नतीजे तो खैर 4 जून को ही आएंगे, लेकिन 4 जून से पहले आज 1 जून की जब आखिरी चरण की चुनाव जब ख़त्म हो गया है, वोटिंग ख़त्म हो गई है, तब सारे मीडिया चैनल पे एग्जिट पोल, प्री पोल और नतीजे जो है वह दिखाए जाएंगे। लेकिन आखिरी नतीजा तो जो है आपका वह 4 जून को ही होगा। लेकिन झारखंड के 14 सीटों पर मैं घूमा हूँ, फिजिकली तौर पर, पर्सनली तौर पर मैं घूमा हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ, वहाँ के लोगों का प्रतिक्रिया लिया हूँ और वह सब भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों को और जो जिस प्रकार से वह प्रतिक्रिया दे रहे थे वह सब मैं उसी तरीके से और उसमें कुछ भी ना काट छाट किए हुए कहा कि आप अनएडिटेड वीडियो जो है वह मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर रहा था और वह सब भी आप लोग देख रहे होंगे और या जो लोग नहीं देखे होंगे वह सब भी जा कर के देख सकते हैं कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, उस 14 लोकसभा सीटों पर किन पार्टियों की और कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी जो हैं वह त्रिकोणीय मुकाबला बनाए हुए हैं। तो इन 14 सीटों पर जो नतीजे या जो मैं आपको विश्लेषण के तौर पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वह एक सिर्फ़ और सिर्फ उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ जिन जिन लोगों से मैं मिला हूँ, जिन जिन लोगों की प्रतिक्रिया है और जिन जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है। जब मैं 14 लोकसभा सीटों का कवर करने के लिए और 14 लोकसभा सीटों पर घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, तब रैंडमली कभी मैं किसी गांव में घुस जाता था, कभी किसी चौक चौराहे पर वहीं पर से रुक करके लोगों से प्रतिक्रिया लेना स्टार्ट कर देता था और जैसा मैं प्रतिक्रिया लेता था, लोगों से मिलता था, बातचीत करता था, तो जो भी ऑन कैमरा बातचीत होती थी वह तो मैं सब आपके सामने पोस्ट कर दे रहा था और वह सब मैं वीडियो जो है वह अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहा था, पोस्ट कर रहा था। लेकिन जो ऑफ कैमरा, जो लोग ऑफ कैमरा बता रहे थे, जिनसे मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था, वह सब लोगों के बारे में भी आज आपको अपने इस वीडियो में हम बताएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं झारखंड में, यानी पहले चरण का जब चुनाव हुआ था, झारखंड की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश भर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर रहा हूँ। जो पहला चरण आपका झारखंड में हुआ था वह आपका 13 मई को हुआ था और इसमें आपका 4 लोकसभा सीट आता है। उसमें आपका खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभू यानी पश्चिमी सिंहभू, यानी कि आप इसे चाईबासा के रूप में भी कह सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खूंटी से, यानी कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, क्या उनके लोकसभा सीट से और उनके क्षेत्र की शुरुआत करते हैं। तो उस क्षेत्र में जब मैं घूम रहा था कि वहाँ के लोगों से जब प्रतिक्रिया ले रहा था,
तब बहुत लोग थे वह सधे हुए जवाब दे रहे थे, मतलब खुल करके कोई भी बोलना नहीं चाह रहे थे। वैसे पिछला चुनाव आप देखें, अर्जुन मुंडा जी का जीत का जो आंकड़ा है वह बहुत ही कम मार्जिन का है, यानी कि वह 1300-1400 वोटों से मात्र जीते हैं अर्जुन मुंडा जी 2019 के लोकसभा चुनाव में। और उनके सामने उसमें भी जो कालीचरण मुंडा थे वही उम्मीदवार थे। लेकिन इस 2024 में और 2019 में फ़र्क इतना है कि उस समय जो है आपका इंडिया अलायंस नहीं थी, यानी जेएमएम, कांग्रेस और जो आरजेडी, ये सब जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वह सब अलग अलग मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस 2024 वाला चुनाव में आपका जो जेएमएम और कांग्रेस दोनों एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं। तब भी जो आपका इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी के रूप में थे वह कालीचरण मुंडा ही हैं, यानी कि जो पिछला चुनाव में जो कि दूसरे स्थान पर रहे थे वहीं इसमें फिर इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं और बीजेपी यानी एनडीए के तरफ से अर्जुन मुंडा ही उम्मीदवार हैं। लेकिन वहाँ बहुत ही मतलब देखेंगे तो वहाँ नेक टू नेक फाइट है, यानी खूंटी में आप किसी एक पर या एक तरफा नहीं कह सकते हैं कि हाँ यहाँ एक तरफा अर्जुन मुंडा जी एक बड़ा नाम है, झारखंड के 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में आए अभी वह कृषि मंत्री हैं। इसके बावजूद वहाँ का जो फाइट है खूंटी लोकसभा सीट का वह बहुत ही आप टाइट कर सकते हैं, यानी कि पिछला जो जीत का आंकड़ा है वह भी, जो मार्जिन है वह भी बहुत कम है, कोई ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है नहीं। लेकिन इसके बावजूद जो खूंटी लोकसभा क्षेत्र है वह बीजेपी का दबदबा वाला क्षेत्र माना जाता है और इससे पहले जो करिया मुंडा थे वहाँ से बीजेपी के सांसद के रूप में वह चुनाव जीतते आ रहे थे। लेकिन इस बार जो फाइट है वह देखें तो बहुत ही ज़्यादा टाइट है। मतलब एक तो जो कालीचरण मुंडा जी पिछले 3 बार से वह चुनाव हारते आ रहे हैं उसी खूंटी लोकसभा से, तो एक तरफ जनता की जो है वह सहानुभूति भी कालीचरण मुंडा जी के साथ में है। दूसरे तरफ जो अर्जुन मुंडा से कुछ लोगों के जो मतलब संतोषजनक नहीं है, मतलब उनसे संतोष नहीं है और इसलिए संतोष नहीं है कि अगर खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जब मैं घूम रहा था तो सबसे बड़ी समस्या जो दिख रही थी वहाँ वह यह दिख रही थी कि पानी और बिजली का, यानी पानी की समस्या। तो अब झारखंड के जब 14 लोकसभा सीटों पर मैं घूम रहा था तो इन 14 लोकसभा सीटों पर ऐसा कोई लोकसभा सीट नहीं था जहाँ पर कि इस भीषण गर्मी में पानी की समस्या ना हो और पानी के बाहर लोग तरस नहीं रहे। और पानी के लिए लोगों को दूर दूर से, मतलब कहे कि मीलों दूर दूर से पानी ढो ढो करके लाना पड़ रहा है। कुछ तालाब का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, तो कुछ पीने के लिए भी उसी तालाब का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो यह तो पूरा 14 लोकसभा सीटों का यह आपका है। लेकिन खूंटी लोकसभा सीट पर जो अर्जुन मुंडा के आप कहें कि अगर वह केंद्र में मंत्री हैं और एक बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, उसके बावजूद वह जीतते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो सकता है वह जीत भी सकते हैं और जो इनके सामने जो कालीचरण मुंडा है वह भी चुनाव जीत सकते हैं। यानी कि खूंटी लोकसभा सीट पर मतलब एक तरफा आप ना कहकर से यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह सीट किसी के भी खाते में जा सकता है, चाहे तो वह अर्जुन मुंडा भी जीत सकते हैं या कालीचरण मुंडा भी चुनाव जीत सकते हैं। तो यह तो आपका खूंटी लोकसभा सीट का था कि यहाँ पर फाइट जो है वह बहुत ही टाइट है और नेक टू नेक है। क्योंकि यहाँ पर ग्राम प्रधान जो होते हैं, यह सब क्षेत्रों के जो ग्राम प्रधान होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा निर्णायक साबित होते हैं, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के रहने वाले वासिंदे हैं, वह सब आपको नेताओं के तो खिलाफ बोलते हैं, नेताओं के तो खिलाफ वह बोल देंगे, लेकिन ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई भी स्थानीय व्यक्ति एक शब्द नहीं बोलने को तैयार है। यानी कि जब वहाँ पूछेंगे लोगों से कि इस बार किसका माहौल है, किसके पक्ष में ज़्यादा लोग को लगता है, क्या काम किए हैं कि नहीं किए हैं, या यहाँ से कौन जीत सकता है, तब वह एक ही सवाल का जवाब देंगे कि जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, ग्राम प्रधान की बैठक होगी, उसी बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि किसको वोट देना है और किसे वोट नहीं करना है। तो ग्राम प्रधान वाली बात जो है वह यह सब क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी तौर पर है और वहाँ के वोटरों पर यह बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो जो ग्राम प्रधान को समझाने में, जो उम्मीदवार ग्राम प्रधान को अपने तरफ करने में कामयाब होते हैं, वह खूंटी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब होंगे।
जो यह मेरा पर्सनल अनुमान जो कि वहाँ के घूमने और लोगों से मिलने और बात विचार से जो यह महसूस किया हूँ, जो मैं अनुभव किया हूँ, वह मैं आपके साथ बता रहा हूँ। तो खूंटी लोकसभा सीट पर फाइट जो है एकदम नेक टू नेक का है, यानी कि वहाँ पर अर्जुन मुंडा हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। कालीचरण मुंडा भी चुनाव जीत सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह चुनाव 3 बार से हारते आ रहे हैं तो वह चौथी बार भी हारेंगे, हो सकता है वह चुनाव जीत भी सकते हैं। अब इसके बाद आपका आते हैं लोहरदगा। लोहरदगा सीट की भी बात करें तो लोहरदगा सीट पर भी आपका देखें तो जो ग्राम प्रधान वाली बात है कुछ हद तक यहाँ भी प्रभावी है, और यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जो ग्राम प्रधान होंगे और ग्राम प्रधान की बैठक होगी, उस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा वही सर्वसम्मानीय होगा और उसी के अनुसार हम लोग वोट करेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो यह बता रहे थे, बोल रहे थे, चूँकि लोहरदगा सीट में देखें तो वहाँ पर जो आपका चुनाव मैदान में है, इससे पहले वहाँ सुदर्शन भगत जी थे जो कि बीजेपी के सांसद थे, वर्तमान सांसद थे, लेकिन उनका टिकट काट करके बीजेपी जो राज्यसभा सांसद समीर उरांव हैं उनको टिकट दिया गया है। और सुदर्शन भगत की बात करें तो वह केंद्र में राज्य मंत्री तक रह चुके हैं, उनका टिकट काट करके अब बीजेपी जो है समीर उरांव को दे चुकी है। यानी कि आज के समय में लोहरदगा सीट पर समीर उरांव के सामने जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं आपका सुखदेव भगत, वह मैदान में है। लेकिन यहाँ पर मुकाबला जो है वह आपका त्रिकोणीय हो चुका है, यानी यहाँ आपका एनडीए और इंडिया अलायंस के वर्सेस नहीं है। यहाँ पर जो चमरा लिंडा यानी जेएमएम के जो विधायक हैं वह भी निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ जो आपका फाइट है वह त्रिकोणीय हो चुका है। इस त्रिकोणीय का हो सकता है कि फ़ायदा जो है वह बीजेपी को मिले, इसलिए कि जो चमरा लिंडा है वह जेएमएम से हैं, और अगर वह वोट काटेंगे तो जो आपका इंडिया अलायंस की जो वोट है ज़्यादा करके उसी वोट में वह सेंध लगाएंगे। तो आप देखेंगे तो यह चमरा लिंडा के आने से जो आपका लोहरदगा सीट है वह त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। इसमें अगर बढ़त के तौर पे आप देखें तो वहाँ पर बीजेपी जो है वह बढ़त बनाती हुई दिख रही है आपका लोहरदगा सीट पर। हो सकता है कि न चमरा लिंडा के आने से जो आपका सुखदेव भगत जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, आपका इंडिया अलायंस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वह थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं, और चमरा लिंडा अगर ना होते तो हो सकता है कि इस बार सुखदेव भगत जो है वह जीतने में कामयाब होते। लेकिन चमरा लिंडा के आने से जो मामला है आपका त्रिकोणीय हो चुका है, और इस त्रिकोणीय मामला में बीजेपी को ना फ़ायदा हो जाए और लोहरदगा सीट पर बीजेपी जो है वह जीतने में कामयाब हो जाए। लोगों का प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ और ये सुखदेव भगत और चमरा लिंडा तीनों की तरफ मिला जुला प्रतिक्रिया मिल रहा था। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि चमरा लिंडा के आने से जो वोटर हैं वह बट जाएं, यानी कि आपका जेएमएम, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं वह सुखदेव भगत और चमरा लिंडा के बीच में बट जाए, और इसका फ़ायदा जो है वह समीर उरांव को मिल जाए और बीजेपी लोहरदगा सीट जीतने में कामयाब हो सकती है। यानी कि लोहरदगा सीट पर बीजेपी जो है वह बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इसके बाद आते हैं आपका सिंहभूम, यानी कि गीता कोड़ा जो कि वहाँ इससे पहले कांग्रेस की सांसद थी और कांग्रेस पार्टी से 2019 में ने चुनाव लड़ी थी और वह चुनाव जीती थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वह कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाती है और बीजेपी उनको उम्मीदवार बनाती है, यानी गीता कोड़ा को जो बीजेपी है वह उम्मीदवार बनाती है, और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर गीता कोड़ा है। और गीता कोड़ा के सामने जो आपका जेएमएम के विधायक जोवा मांझी हैं उनको उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि शिवू लोकसभा सीट से गीता कोड़ा के सामने जो है वह जोवा मांझी हैं। लेकिन जब मैं उस क्षेत्र में भी घूम रहा था तो आपका जो ग्राम प्रधान वाली बात है वह ग्राम प्रधान वाली बात इस क्षेत्र पर भी लागू होता है, यानी कि इस क्षेत्र के लोगों का भी कहना था कि ग्राम प्रधान की बैठक होगी और उसी में जो ग्राम प्रधान द्वारा और जो बैठक में निर्णय लिया जाएगा उसी निर्णय पर हम लोग वोट करेंगे। लेकिन एक बात और वहाँ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था, और वह बात यह थी कि हम लोग हो भाषी को वोट करेंगे, यानी कि जो हो भाषी के उम्मीदवार होगा उसी को हम लोग चुनेंगे, और हो भाषी के तरफ वहाँ के वोटरों का जो आप कहें कि झुकाव जो है वह ज़्यादा था। और इसमें अगर आप देखें जोवा मांझी और गीता कोड़ा में हो भाषी के
तौर पर जो गीता कोड़ा है वो आपका हो भाषी से आती है और जो जोवा मांझी है वह संथाली से। तो इसलिए आपका गीता कोड़ा जो है वो आपका सीभू सीट से जीतने में जो है वह कामयाब होती हुई दिख रही है। यानी कि सीभू सीट पर जो है वह जोवा मांझी जो है गीता कोड़ा के सामने थोड़ा वीक और फीका पड़ती हुई दिख रही है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए और बीजेपी के कैंडिडेट जो कि गीता कोड़ा जो कि वहाँ की जीती हुई सांसद है, पहले वह कांग्रेस से थी और अभी वह बीजेपी में आ गई है, लेकिन इससे कुछ खास वहाँ के लोगों को वो फ़र्क नहीं पड़ता है। वो सबको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो वह है हो भाषी चाहिए उन्हें और हो भाषी के तौर पर गीता कोड़ा उनके सामने है। तो सीभू लोकसभा सीट पर गीता कोड़ा जो है वह जीतने में अभी तक तो कामयाब होती हुई दिख रही है। इसके बाद आपका आते हैं पलामू। तो पलामू में अगर बात करें तो पलामू में आपको ना एक तरफा यहाँ पर माहौल है। यहाँ पर बीजेपी का जो और बीजेपी के जो सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं बीडी राम, वहाँ से ना लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो बीडी राम के नाम पर तो नहीं, बीडी राम के नाम पर तो लोग खिलाफ हैं, बीडी राम के नाम पर तो लोग वोट नहीं करना चाहते हैं, बीडी राम के नाम पर तो लोग मतदान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और मोदी के नाम पर वहाँ के लोग जो है वह एक तरफा और आंख बंद करके वोट करने को तैयार है। यह आपका पलामू लोकसभा का, यानी कि इनके सामने जो ममता भुइयाँ हैं वह आपका उम्मीदवार हैं और ममता भुइयाँ जो हैं वह इनके सामने जो है वह टक्कर ही नहीं दे पा रही हैं। और एक और जो कि आपका बीएसपी के उम्मीदवार हैं वहाँ कामेश्वर बैठा। तो कुछ लोगों को यह भी कहना था कि अगर कामेश्वर बैठा को इंडिया अलायंस की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाता तो हो सकता था यहाँ पर जो मुकाबला है वह नेक टू नेक और फाइट जो है यहाँ भी टाइट होता, लेकिन यहाँ फाइट जो है वह टाइट नहीं है। और बीडी राम तो खैर काम नहीं किए हैं, बीडी राम को तो हम लोग जानते पहचानते तक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले मिले थे, लेकिन मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर वह वोट करेंगे। और पलामू जो है वह एक तरफा आपका है कि वहाँ मुकाबला जो है वह आपका एक तरफा हो गया है और वहाँ पे बीजेपी जो है वह जीतती हुई दिखाई पड़ रही है और बीजेपी यह सीट आसानी से जीत लेगी आपका पलामू लोकसभा सीट का। तो यह तो था आपका पहले चरण के 4 सीटों का। अब आपको दूसरी वीडियो में हम बताएंगे इसके जो दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके बारे में। बाकी आप सबको हमारा वीडियो कैसा लगता है वह सब भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।